या आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर योगेश प्रीत सिंह का। ये एक सीनियर रोमेटोलॉजिस्ट हैं। वो एक रोमेटोलॉजी विभाग में सलाहकार हैं। उनके उन जो वो ट्रीट करते हैं वो गठिया है, गाउट है, एमसीटीडी है, रोमेटाइड गठिया है और कई अन्य रोमेटाइड कंडीशंस को वो ट्रीट करते हैं। वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस में उनकी विशेषता है। योगेश प्रीत सिंह इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन कोर ग्रुप वैस्कुलाइटिस और एशिया पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रोमेटोलॉजी में एक प्रसिद्ध सदस्य हैं। 2010 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली थी। एशिया पैसिफिक डॉक्टर प्रीत सिंह एमडी, डीएम सहित विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। आज वो हमें बताएंगे है नहीं गई हुई स्क्लेरोडर्मा के बारे में और गठिया के बारे में। मुंडा बीमार है, ओवर टू यू डॉक्टर। मुंडा बीमार है, फोन है। थैंक यू सो मच। नमस्कार जो भी आज उपस्थित हैं। मैं स्क्लेरोडर्मा इंडिया का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। मैं सर आप म्यूट पे चले गए हैं। सर आप म्यूट पे हैं। सर आपका ऑडियो म्यूट पे चला गया है। हाँ, अभी सुन रहा है? हाँ जी सर। जो भी उपस्थित है उनको सबको मेरा आदर नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश प्रीत सिंह, रूमेटोलॉजिस्ट, हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में। मैं स्क्लेरोडर्मा इंडिया का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया आप सबसे इंटरेक्ट करने का, बात करने का और इस मंच पे आने का। तो आज हम बात करेंगे Sir, you're not audible. Doctor, we cannot hear you. now. It's all right. I think Yeah. as soon as I Start share the sharing. screen, Yeah. it goes off. Yeah. No. So let me share the screen again. So you've gone on mute again. सर आप म्यूट पे हैं फिर से। आई थिंक जब भी स्क्रीन शेयर करता हूँ अनम्यूट हो सर अभी जाता है वो। सर यू आर ऑडिबल नाउ। या जब भी स्क्रीन शेयर करता हूँ ना वो अनम्यूट हो जाता है, हाँ म्यूट हो पर जाता है। हाँ पर अभी आपका स्क्रीन भी दिख रहा है और आप ऑडिबल भी हैं सर। मेरा वो दिख रहा है ये जी जी जो। जी जी दिख रहा है। अच्छा, पर मुझे नहीं दिख रहा। आई कांट चेंज द स्लाइड्स, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, मैं ऑडिबल नाउ? Yes sir. And so your ओके, slides also changing.
ऑल राइट। तो आज हम बात करेंगे जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा और जो स्क्लेरोडर्मा में आर्थराइटिस या जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में। ये सब चीज हम जानते हैं कि स्क्लेरोडर्मा में जो हमारी त्वचा जो होती है वो कड़क एकदम हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है। ये नॉर्मल हमारा जो एक त्वचा त्वचा है उसका एक मतलब डायग्राम है जिसमें हमारा ऊपर की परत है, यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स या जो हमारे चमड़े में त्वचा में नमी पैदा करती है वो ग्लैंड्स होते हैं, वो अंग होते हैं। और साथ में यहाँ पर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स बाल होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी हम बताते हैं जिसमें हमारा पसीना आता है, और नीचे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसी में इसके अंदर होता है जो हम कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन एक जो त्वचा को एक सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर है जो जरूरी है। अगर कोलेजन नहीं हो हमारे त्वचा में तो हमारा जो स्किन का त्वचा की जो एक एक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ही खराब हो जाता है और वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। वो एक जरूरी चीज है। पर अगर यही चीज अधिक मात्रा में बनने लग जाए, ज्यादा बनने लग जाए, तो अच्छी चीज नहीं होती है। तो जो स्क्लेरोडर्मा में यही चीज होता है कि ये जो कोलेजन है ये अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर बाकी चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। जैसे जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां जिससे कि एक नमी पैदा होती है त्वचा में, वो खराब हो जाते हैं। और हेयर फॉलिकल जो हमारे बाल वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स बताते हैं जिसकी वजह से पसीना वगैरह निकलता है वो भी खराब हो जाता है। तो एक तो ये हो जाता है, जो हमारे एडनेक्सल ग्लैंड्स बोलते हैं वो खराब हो जाते हैं। दूसरा जो त्वचा है वो भी बहुत हार्ड हो जाती है। तो ये स्क्लेरोडर्मा का एक बेसिक पैथोजेनेसिस है। और जो भी अंगों में प्रॉब्लम होती है यही मेन होता है कि उस अंग में कोलेजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस अंग में कड़ापन आ जाता है और जो भी डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो जाती हैं। उसकी वजह से जैसे ये जो है स्किन को जो चुटकी काटना है, पिंच करना है, वो मुश्किल हो जाता है। और इसके बेसिस पे स्क्लेरोडर्मा को हम दो तरह से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम उसको सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें के लिमिटेड आता है, और एक हमारा डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा आता है। और एक प्रकार का होता है जो इसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। लोकलाइज्ड मतलब हमारे जो त्वचा के कुछ कुछ एरियाज पे ही होता है। किसी को वो हो सकता है छाती में एक छोटा सा एरिया स्किन का कड़ा हो जाए, किसी को अपने पेट के ऊपर, किसी को वैसे विभिन्न विभिन्न जो हमारे शरीर के हिस्से हैं उसके ऊपर त्वचा कड़ा हो सकता है। वो लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा हम कहते हैं, लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा। और जो सिस्टमिक होता है उसमें लिमिटेड होता है या डिफ्यूज होता है। लिमिटेड जो होता है हमारे घुटने से नीचे का स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है और हमारे कोनी से नीचे का स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है और केवल फेस का होता है। डिफ्यूज में फेस पूरे शरीर का हो जाता है बेसिकली। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो स्क्लेरोडर्मा की जो लक्षण होता है जो हम बताते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, जिसमें के ठंड में जाने पर जो हमारे उंगलियां होती हैं उनका रंग बदल जाता है। उसमें भी यही है कि जो ये हमारा नॉर्मल एक ब्लड वेसल होता है जिसमें ये अंदर जो खून की नली होती है, तो ये अंदर इसके अंदर खून है और इसके आसपास जो है बाकी टिश्यूज हैं जिसमें मसल्स भी होते हैं, कोलेजन भी होता है। तो सब कुछ जरूरी है एक उसकी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने में। और जब भी हम ठंड में जाते हैं तो नॉर्मली भी थोड़ा उसमें खून का बहाव कम हो जाता है, तो ताकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पर स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, ये उसमें अगेन कोलेजन बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी ठंड का मौसम होता है वहां पर जो हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन और डायलिटेशन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर खून का बहाव कम हो जाता है। उंगली का जो रंग है सफेद नीला इस प्रकार हो जाता है, और उसको सही टाइम पे अगर रोका नहीं गया तो आगे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जिसमें कि हमारा जो कलर चेंज हो जाता है। तो जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा क्या है, ये जो बच्चों में देखा जाता है, दैट इज अगर उनकी एज उम्र 16 से भी कम हो तो उसको हम जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। और अगर हम ओवरऑल स्क्लेरोडर्मा देखें तो उसमें जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा बहुत एक केवल 10% जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं ओवरऑल स्क्लेरोडर्मा के, उसमें केवल अराउंड 10% जो है वो
जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा होते हैं जिनको के ये बीमारी 16 साल की उम्र से पहले शुरू होती है, रेयर कंडीशन है। और ये जैसे हम अडल्ट स्क्लेरोडर्मा में देखते हैं उसमें भी ये महिलाओं में या जो फीमेल बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। फीमेल टू मेल रेशियो 4:1 बोलते हैं। मतलब ये फीमेल्स में 4 गुना ज्यादा है मेल्स के मुकाबले। और मीन एज ऑफ ऑनसेट आमतौर पे ये 8-10 साल की उम्र में देखा जाता है। और डिले इन डायग्नोसिस जो हम बताते हैं, मतलब जो लक्षण शुरू होते हैं और उसके बाद में जब इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है, तो इन सब में करीब 2 से 3 साल का कम से कम का एक अंतर होता है। तो ये जो डेटा है अगेन इंडिया का तो नहीं है, बाहर का है। इंडिया में प्रॉब्लम इससे ज्यादा होता होगा। तो ये डिले इन डायग्नोसिस है। आमतौर पे ये क्या कहते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या बीमारी है। काफी बार लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और मतलब सही डॉक्टर के पास पहुंचने में काफी समय लग जाता है। तो जैसे देखिए, जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा और जो अडल्ट स्क्लेरोडर्मा में है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो उसके सिम्टम्स हैं जो भी हैं वो अडल्ट स्क्लेरोडर्मा में होता है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, लिमिटेड वैरायटी हो गया या हमारा डिफ्यूज जो वैरायटी हो गया, दोनों होते हैं। और दोनों का जो एक ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, जो शरीर के अंदर के अंग होते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। पर ये देखा गया है कि अगर हम देखें अडल्ट जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा और अडल्ट स्क्लेरोडर्मा को हम कंपेयर करें, तो जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा का जो आउटकम है अच्छा है अडल्ट स्क्लेरोडर्मा के जो कंपैरिजन में। और अगर सही वक्त पे इसका डायग्नोसिस हो गया और सही वक्त पे इसका अगर ट्रीटमेंट हो गया, तो जो भी मतलब इससे जो पेशेंट्स होते हैं वो एक अपना प्रोडक्टिव लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ मतलब जी सकते हैं। बट ये है कि उसको सही वक्त पे उसका एक डायग्नोसिस और इलाज हो जाना चाहिए। तो स्क्लेरोडर्मा जो है जैसे बहुत सी रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून कंडीशन मतलब ये जो शरीर का जो एक प्रणाली होती है जो बाकी रोगों से लड़ने की, इन्फेक्शन से, तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो हम बताते हैं वो ज्यादा काम करने लग जाती है। ये इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करने से होता है, कम काम करने से नहीं होता। कई बार हमसे लोग वही पूछते हैं कि मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, उसकी वजह से बीमारी हो गई। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इम्यून सिस्टम अगर ज्यादा काम करता है तो वो जो हमारे शरीर के अंग है उसी को वो अटैक करता है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। और काफी अलग अलग विभिन्न प्रकार के ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं और स्क्लेरोडर्मा उनमें एक है। तो मेनली इसमें देखिए जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट कहते हैं कि कुछ जेनेटिक्स जो हम इनहेरिट करते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो होने चाहिए, जिसकी वजह से जो इसका मेन जो एक प्रॉब्लम होता है स्क्लेरोडर्मा में, जो हम वैस्कुलोपैथी और इंक्रीज्ड कोलेजन जो बताते हैं वो हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जो भी हम सिम्टम्स हम देखते हैं, दैट इज व्हाट कॉजेस इट। तो जैसे मैंने पहले बताया, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा इज सिमिलर टू अडल्ट स्क्लेरोडर्मा। जो लक्षण है बच्चों में जो स्क्लेरोडर्मा होता है और जो बड़ों में होता है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। और ये केवल चमड़े की बीमारी नहीं है, इसमें आंतरिक अंगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये जानना जरूरी है कि सब हर पेशेंट को सब कुछ नहीं होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। किसी को कुछ कॉम्बिनेशन होता है, किसी को कुछ कॉम्बिनेशन होता है। कई बार लोग इंटरनेट पे पढ़ के काफी परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो देखा था ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि सबको सब चीज नहीं होता है, किसी किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। और हर बीमारी का यही होता है कि जितनी जल्दी हम इस बीमारी को, कोई भी बीमारी को डायग्नोज कर लें, उसका आउटकम उतना ही अच्छा है। वो चाहे डायबिटीज हो, वो चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कुछ भी हो, अगर उस बीमारी को हम जल्दी पकड़ लें तो उसका जो लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा होता है। और स्क्लेरोडर्मा में भी यही चीज है कि जल्दी डायग्नोस हो जाए तो उसका आउटकम अच्छा होता है। अगर सही टाइम पे उसका डायग्नोस इलाज हो जाए तो आदमी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकता है। तो उसमें चमड़े में कैल्सिनोसिस बताते हैं। अगेन ये एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें जो हमारे बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, कई बार वहां पर थोड़ा सा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है।
टेलिंगजेक्टेसिया बताते हैं। अगेन एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जो खून की नलियां होती हैं उनमें थोड़ा सा कोलेजन डेपोजिशन की वजह से उनमें जो टोन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से वो जो कंट्रैक्ट होती है हो नहीं पाती है, वो डायलेटेड ही रहती हैं और चेहरे पे वो लाल लाल दाने की तरह दिख सकता है। और क्योंकि चमड़े में कोलेजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, त्वचा के जो अंदर कोलेजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्रंथियां हैं जो एक नमी पैदा करती हैं वो कम हो जाते हैं, और जो हमारे पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो त्वचा है वो काफी खुश्क लगती है, एकदम ड्राई लगती है, जिसकी वजह से लोगों को एक ड्राई फीलिंग होती है और उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा इचिंग भी हो लोगों को, उसमें थोड़ा सा खुजली की भी महसूस हो सकती है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा की हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि चेहरे पे, हाथ पे, पैरों पे जो जो त्वचा है वो काफी सख्त हो गई है। और ये वैसे बाकी अंगों पे है, जैसे चेस्ट पे हम छाती पे देख सकते हैं, और ये पीठ के ऊपर भी है। तो ऐसे और ये हम लिमिटेड में ये डिफ्यूज का है, जिसमें के चेहरे पे भी होता है, छाती पे भी होता है, हमारे पीठ पे भी होता है, आर्म्स, फोर आर्म्स, और जो थाई है, लेग्स पे भी होता है। वेरएज लिमिटेड में केवल चेहरे पे और हाथों में ही होता है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स कई बार यही होती है इसमें कि क्योंकि नमी पैदा करने वाले जो ग्रंथि हैं वो भी इफेक्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो आंखों में भी नमी कम हो सकती है, लोगों को ड्राई आईज जो बताते हैं वो हो सकता है, जिसकी वजह से आंखों में एक यू नो उनको मलने का मन करता है, ड्राई हो जाती हैं। और मुंह में भी क्योंकि लाल कम बनती है उसकी वजह से उनको ड्राई माउथ हो सकता है, और उसकी वजह से जो दांतों में परेशानियां हो सकती हैं। और जो हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, जो आंत है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी को हार्ट बर्न, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब चीजें हो सकती है। और मेन ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है, जो जिसमें कि जो खून का बहाव होता है हमारी उंगलियों में या पैरों में, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पेशली ठंड में। जब भी हम ठंडे जो एनवायरनमेंट है या ठंडे पानी में हम हाथ वगैरह रखते हैं उसकी वजह से, अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो इस तरीके के गैंग्रीन भी हो सकता है। और कई लोगों को रेनॉल्ड्स के साथ में इस तरीके के अल्सर्स हो सकते हैं, हम इसको डिजिटल अल्सर बोलते हैं, और कई बार नॉन डिजिटल अल्सर बोलते हैं, जो ये हमारे हाथ में जो बोनी प्रोमिनेंस होती हैं, जहाँ पर जो हड्डियां प्रोमिनेंटली दिखती हैं, प्रेशर एरियाज होते हैं, उसके ऊपर भी इस तरीके के अल्सर्स बन सकते हैं। ये टेलिंगजेक्टेसिया जो मैंने पहले बताया था, जो हमारी जो खून की नलियां हैं, क्योंकि उनमें टोन कम हो जाता है, कोलेजन की वजह से डायलेटेड रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट स्पेशली फेस पे हम इस तरीके की लाल लाल दाने देख सकते हैं। और मेन देखिए और दो चीज होता है इसमें, एक तो लंग का प्रॉब्लम, आईएलडी जो बोलते हैं, और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अगर हमारे जो फेफड़े हैं, श्वासकोश है, अगर उसमें भी इस तरीके की सिकुड़न हो जाए तो लोगों को उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। आमतौर पे इसकी वजह से जो ये शुरू होता है यही है कि उनको एक खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, और जो नॉर्मल वो काम कर सकते हैं इनिशियली तो ठीक रहता है, पर जैसे थोड़ी ज्यादा दूर चलना या कोई साइकिल चलाना, या अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं शुरुआत में, तो उसमें थोड़ा सा सांस फूलना हो सकता है। ये शुरू के उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इसी को इसी टाइम पे हम देख लें और ट्रीटमेंट कर लें तो लंग के प्रॉब्लम को हम काफी तरीके से उसको हम कम कर सकते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन ये है कि जो हमारे हार्ट की जो ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स होती है, उसमें प्रेशर बढ़ सकता है। तो आमतौर पे ये जो होता है आईएलडी जो हम बताते हैं लंग की प्रॉब्लम है, उससे एसोसिएटेड होता है। रेयरली जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में हम देखते हैं कि ये विदाउट दैट भी हो सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स भी वही होते हैं कि सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत, थकान, और सीढ़ी वगैरह चढ़ने में दिक्कत, या थोड़ी ज्यादा दूर चढ़ने में दिक्कत, परेशानी हो सकती है। और काफी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जनरलाइज्ड वीकनेस और शरीर में दर्द वगैरह होना, थकान टाइप होना, तो उसके साथ में और भी ऐसे इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए देखिए, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट तो नहीं है, नहीं।
और एक बार डायग्नोस करने के बाद में सबसे जरूरी चीज ये होता है कि हमें ये जानना है कि इसका ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट क्या है। मेनली हमें देखना है कि लंग्स में या फेफड़े में दिक्कत है नहीं, हार्ट में दिक्कत है नहीं है। शुरुआत में हम कोशिश करते हैं सब मरीजों में, पेशेंट्स में देखने का, और अगर है या नहीं भी है तो हम इसको पीरियोडिकली दोबारा इवेल्युएट भी करते हैं और 6 महीने 1 साल में ये टेस्ट रिपीट करके देखते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए डिपेंड करता है क्या ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को रेनॉल्ड्स फिनोमेना है तो हम फर्स्ट लाइन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं जिसमें एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, इस तरीके की मेडिसिन होती हैं। अगर उससे उनको फायदा नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट लेवल में हम APD5 इनहिबिटर्स बताते हैं, सिल्डेनाफिल या टेडालाफिल, इस तरीके की मेडिसिन होती हैं। अगर इससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो देन ये प्रोस्टासाइक्लिन्स आते हैं जो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। सिमिलरली अगर किसी को हाथ में जो डिजिटल अल्सर्स हमने बताया अगर वो हैं तो पहले PDE5 इनहिबिटर्स, एंडोथिनल ब्लॉकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेडालाफिल या सिल्डेनाफिल, साथ में एम्ब्रिसेंटन, इस तरीके की मेडिसिन हम देते हैं। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हो गया या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया जो हमारे लंग्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी डिफरेंट मेडिसिन है। आमतौर पे जो फर्स्ट लाइन हम यूज करते हैं साइक्लोफॉस्फेट MMF है। अगर उस पर फायदा नहीं हो रहा है तो रिटुक्सिमैब, एंड देन उस पर भी नहीं हो रहा है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। स्किन के लिए अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है तो हम, अगर केवल स्किन का है तो हम उनको मिथोट्रेक्सेट वगैरह दे सकते हैं। एंड इस तरीके से, और अगर किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम प्रिडोमिनेंटली है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रेक्सेट, और अगर उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो लो डोज स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं। अगर उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो हम बाकी मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि हमारे पास काफी ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो भी ऑर्गन सिस्टम है हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। ये तो हो गया जो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाइयाँ क्या क्या हैं। तो हर जो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट जो है ये कॉमन है एडल्ट्स और मतलब जो बच्चों के लिए। बाकी हेल्पफुल टिप्स होते हैं हैंड प्रोटेक्शन, मतलब क्योंकि देखिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर महिला है तो उनको घर में काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हैंड प्रोटेक्शन, ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लव्स वगैरह, जो दस्ताने वगैरह पहनना होता है। और जो चीज़ें जो हाथों को काफ़ी ड्राई कर देती हैं, जैसे साबुन वगैरह हो जाता है, स्पेशली जो कपड़े धोने की साबुन हो गई या बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी ड्राई कर देती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा उनको इस्तेमाल करना अवॉइड करना है। मेन ये है कि दस्ताने या ग्लव्स पहन के काम करना होता है। बाकी स्किन केयर होता है कि भाई उसको हमेशा आप मतलब जो भी हमारे मॉइस्चराइजर वगैरह है उनको रेगुलरली इस्तेमाल करें ताकि स्किन ड्राई नहीं हो। मेनली हेल्थी डाइट लें, और जिसमें कि भी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, तो हेल्थी डाइट में कोशिश यही करना है कि वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल, ये सब चीज़ अच्छी मात्रा में ले ताकि फाइबर कंटेंट जो हम बताते हैं वो हो, जिसकी वजह से जो हमारे GI ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स हो वो ना हो। और नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, जिसकी वजह से ज़्यादा लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा लें और ठंड में नॉर्मल अमाउंट लें। और दूसरा चीज, ये जो मुंह में ड्राइनेस वगैरह होता है कई बार, उसको टैकल करने के लिए शुगर फ्री च्युइंग गम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल च्युइंग गम नहीं, शुगर फ्री में ये देखना है कि शुगर फ्री हो, और उसको हम इस्तेमाल करने से ये मुंह का जो ड्राइनेस है, क्योंकि जब भी हम च्यू करते हैं, मुंह को हिलाते हैं, थोड़ा सलाइवा प्रोडक्शन होता है, तो जिसकी वजह से जो वो ड्राइनेस की फीलिंग होती है वो भी कम हो जाती है। और इट ऑल्सो हेल्प जो हमारे डेंटल हाइजीन मेंटेन करने में। एंड ऑब्वियसली अवॉइड स्मोकिंग, और डेंटल केयर, रेगुलर ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करना है। सॉल्ट वगैरह में कम करना है। सॉल्ट देखिए, एक तो जो हम खाने में डालते हैं वो होता है, और काफ़ी हिडन सोर्सेस होते हैं सॉल्ट के। जैसे हम जो भी बिस्किट खाते हैं, बिस्किट जो कमर्शियली बनते हैं वो बिना सॉल्ट के नहीं बनते हैं, तो बिस्किट में सॉल्ट होता है। जो हम ब्रेड वगैरह बाहर का खाते हैं उसमें सॉल्ट होता है, अचार में तो होता ही होता है। तो ऐसे ये सब हिडन सोर्सेस है। हम कई बार लोगों को पूछते हैं, आप सॉल्ट, नहीं नहीं हम तो बहुत कम लेते, खाने में डालते ही नहीं है, बट जो इन चीजों में बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल सूप वगैरह जो हम कमर्शियली लाते हैं, नॉर वगैरह हो गए, उसमें काफी
नमक की मात्रा होती है। और जो ये नमकीन वगैरह खाते हैं उसमें बहुत ये नाम ही नमकीन है तो उसमें नमक की मात्रा तो होती है, सॉस वगैरह होता है। तो ये सब चीजें भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और पानी अच्छी मात्रा में पीना है और एक बैलेंस्ड, एक जो संतुलित आहार खाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो हम देखते हैं। मेनली यही कि ठंड से हमें बचना है और हमेशा कोशिश करना है कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज है, हाथ पैर हैं, हमेशा गर्म रहे। और दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं उसमें कई बार ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रेनॉल्ड्स को वर्सन कर सकते हैं। एंड स्पेशली ये जो कॉफ कोल्ड के लिए दवाइयाँ मिलती हैं, उसमें काफी दवाइयों में ये फिनाइलेफ्रिन सूडोएफ्रिडिन हो सकता है जो रेनॉल्ड्स को वर्सन या ज्यादा कर सकते हैं। तो प्लीज इन स्पेशली कोल्ड की दो दवाइयाँ होती हैं वो लेने से पहले एक बार चेक कर लें कि उसमें ये फिनाइलेफ्रिन या सूडोएफ्रिडिन तो है नहीं। दूसरा, कई बार ये जो हेडेक के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी रेनॉल्ड्स को ज्यादा कर सकते हैं। स्पेशली किसी को अगर माइग्रेन टाइप हेडेक्स हो तो उसमें प्रिवेंशन के लिए कई बार सुमाट्रिप्टान दिया जाता है तो वो उसको थोड़ा ज्यादा कर सकता है। और दूसरा, एर्गोट अल्कलॉइड्स होते हैं, आजकल तो इस्तेमाल नहीं होते हैं बट कई बार आपको मिल सकता है। तो प्लीज हमेशा चेक करें जो आप सिर की दर्द के लिए दवाई वगैरह ले रहे हैं, स्पेशली माइग्रेन के लिए, उसमें सुमाट्रिप्टान या एर्गोट ना हो। और जो हम कोल्ड के लिए दवाई लेते हैं उसमें फिनाइलेफ्रिन सूडोएफ्रिडिन ना हो। एंड कीप वार्म, वही चीज हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को गर्म रखें, मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, और ठंडे पानी में काम करने मतलब कम कोशिश कम करें। और कीप वार्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये दूसरी बहुत जरूरी चीज है कि अल्सर्स, देखिए एक बार अल्सर्स बन जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, हीलिंग में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि ये कई बार हाथों में होते हैं या प्रेशर एरियाज में होते हैं जहाँ पर ज्यादा मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हीलिंग में और प्रॉब्लम हो सकती है। एंड प्लस ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है तो उसकी वजह से हीलिंग और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर थोड़ा सा भी अगर अल्सर की शुरुआत वगैरह हो गई, आप तुरंत अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास वापस चले जाएं ताकि उसको वो देख के उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दें। जनरल मेजर्स अगेन, बाकी एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉफी वगैरह है, कैफीन जो है वो अपना रेनॉल्ड्स को वर्सन कर सकता है। और फिजी ड्रिंक्स मतलब जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोक, पेप्सी, इस तरीके की चीजें होती हैं, ये भी रेनॉल्ड्स को काफी वर्सन कर सकती हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, तो हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीज को हम अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है और जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं वो करना है और विद इन लिमिट्स। और वन ऑफ द थिंग्स ये है कि अगर किसी को रेनाल्ड्स हो रहा है तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो उससे सर्कुलेशन बढ़ जाता है और खून का बहाव थोड़ा सा उस एरिया में ज्यादा हो जाता है। तो वो आप जरूर कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स हो रहा है तो थोड़ा सा रेगुलरली भी करना है बट उस टाइम पे आप करके थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं। और बाकी जो जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं स्क्लेरोडर्मा में, देखिए मेनली जो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा होता है उसमें ज्यादा कॉमन होता है लिमिटेड के मुकाबले में, और शुरुआत में ज्यादा होता है। शुरू के जो 5 साल है हम देखते हैं उसमें ये ज्यादा कॉमन होता है। जो जॉइंट के प्रॉब्लम्स में दो तरह के होते हैं, एक तो जो आर्थराइटिस आर्थरालजी बताते हैं वो शुरू में ज्यादा कॉमन होता है, और दूसरा होता है जॉइंट कंट्रैक्टर जो हम बताते हैं। कंट्रैक्टर्स मतलब जो एकदम डिफॉर्मिटीज वगैरह हो जाती हैं, तो ये शुरू में कम होते हैं, बाद में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। वेरस जॉइंट की जो पेन वगैरह है वो शुरू में ज्यादा होते हैं, टाइम होते होते कम हो जाता है। तो जॉइंट की प्रॉब्लम जो हो सकती है वो आर्थराइटिस हम बताते हैं, आर्थरालजी या कॉन्ट्रैक्चर्स। आर्थराइटिस मतलब जोड़ में कोई भी हो सकता है जो हमारी कलाई का जोड़ हो, उंगलियों का जोड़ हो, उसमें जोड़ में सूजन या दर्द हो सकता है। आर्थरालजिया मतलब केवल दर्द होता है, सूजन वगैरह नहीं होती है। और कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब जो हमारा जो अगर त्वचा है जब वो कड़ी हो जाती है उसकी वजह से जो हमारी उंगलियां हैं वो थोड़ी ऐसे बेंड हो जाती हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्चर्स बताते हैं। तो इसमें जो आर्थराइटिस आर्थरालजिया वगैरह है, जो भी हम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लिए दवाइयां देते हैं यूजुअली उससे कम हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और दवाई हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लिए माइक्रोफिलेट वगैरह चल रहा है, अगर उनको आर्थराइटिस हो गया तो हम साथ में
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू कर सकते हैं, जिससे यूजुअली कंट्रोल हो जाता है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो काफी बार लो डोज स्टेरॉइड्स डालने से वो ठीक हो जाता है। तो जनरली इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन इश्यूज कई बार ये होता है जो हम ये डिफॉर्मिटीज देख रहे हैं, कंट्रैक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें ये स्किन जो है और जो टेंडन्स हैं उसके आसपास कोलेजन ज्यादा होने से ये डिफॉर्मिटी हो जाती हैं। तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी किसी को घुटने में या नी में, घुटने के आसपास या कल हमारी कोहनी के आसपास होता है, तो ये कई बार ये काफी बार ये होता है कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे स्किन जो है सॉफ्ट हो जाता है, तो वो कंट्रैक्चर्स भी ठीक हो जाते हैं। बट ये स्मॉल जॉइंट्स वाले जो होते हैं इसमें कई बार थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। कई बार ये ट्रीटमेंट इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इन में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जो हम बताते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। फार्माकोलॉजिकल तो ये होता है जो हम दवाइयां देते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है जो बिना जो विदाउट जो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन क्या होता है, उसमें काफी फिजिकल थेरेपी मेजर्स होते हैं, हीट थेरेपी, पैराफिन वैक्स वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज ये रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज मतलब हम जो भी जॉइंट है उसको उसका नॉर्मल रेंज में पूरा मूवमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को रिस्ट की रेंज ऑफ मूवमेंट करना है तो रिस्ट का रेंज ऑफ मूवमेंट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसको हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। उंगलियों को हो तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं उसको, उंगलियों को हम ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं, फिर ऐसे 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 कर सकते हैं। तो हर जॉइंट को उसके रेंज में मूव करना है, जो भी उसका एक नॉर्मल रेंज है उसमें हम मूव करना है, रिपीटेडली करना है। आप टाइम बना सकते हैं, सुबह को किया, दोपहर को किया, शाम को किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है उसकी मूवमेंट बनी रहती है और ये जो स्किन कंट्रैक्चर्स की वजह से प्रॉब्लम है उसको हम उसको काफी हद तक उसको हम कम कर सकते हैं। देन द अदर थिंग इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि भाई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो अगेन कुछ स्प्लिंट्स वगैरह होते हैं जो हम जो रोज लगाने होते हैं यूजुअली रात के समय, और वो उस स्प्लिंट्स के द्वारा कोशिश करते हैं कि ये जो उंगलियां जो टेढ़ी होगी उसको धीरे धीरे सीधा किया जाए। अगेन ये लॉन्ग प्रोसेस है, रेगुलरली करना पड़ता है। और उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसके साथ में बाकी चीजें भी होती हैं, जैसे कस्टम मेड स्पून्स वगैरह हो गए या जो भी हम हाथ में इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब आता है। बाकी कई रेयरली इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें ये जो कंट्रैक्चर्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं और जो ये जॉइंट्स है उसको हम फ्यूज कर सकते हैं, ये वाले जिसकी वजह से जो ये कंट्रैक्चर्स है वो कम हो जाते हैं। बट अगेन उसके लिए हमें काफी अच्छे हैंड सर्जन चाहिए जो इसको रेगुलरली करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेंज ऑफ मूवमेंट के लिए। देखिए रिस्ट के लिए रेंज ऑफ मूवमेंट तो हम इसको आगे पीछे ऐसे ऐसे कर सकते हैं और ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। और फिंगर्स के लिए भी देखिए हम रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये भी एक तरह का रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज है, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हाथ का रेंज ऑफ मूवमेंट है। और सिमिलरली फिंगर्स के लिए भी हम हर उंगली को ऐसे 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 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो ये सब रेंज ऑफ मूवमेंट है। सिमिलरली अगर हम अपने पैरों में देखे जाए तो पैर को ऐसे मोड़ना, सीधा करना, और पैर को बाहर लेके जाना, अंदर लेके आना, और लेटे लेटे पैर को अपनी तरफ खींचना, नीचे करना, और लेटे लेटे पैर को सीधा ऊपर उठाना, नीचे करना। तो ये सब रेंज ऑफ मूवमेंट है। रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब जो बॉडी का एक नॉर्मल रेंज है उसको रेगुलरली मूव करना। ये अगर हम शुरुआत से ही करना शुरू कर लें तो काफी इस पे हो सकता है कि हम जो डिफॉर्मिटीज होती हैं उसको प्रिवेंट करें, क्योंकि हम उस जॉइंट को, उस स्किन जो है उसको रेगुलरली मूव कर रहे हैं। आई थिंक ये एक जरूरी चीज है, हमें शुरुआत से ही करनी चाहिए सबको। और ये और कुछ एग्जांपल्स है हमारे रेंज ऑफ मूवमेंट के लिए, मेनली थंब का दिखा रहा है। और जो मैंने अभी आपको बताया इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्लेंचिंग द फिस्ट, फिंगर्स को सबको देखिए ऐसे करना, ऐसे करना। तो इस प्रकार से रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस हैं ये। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स है स्प्लिंट्स का। अगेन इसके लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है। जैसे जहाँ पर मैं अभी हूँ देहरादून में, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ढूंढना। इससे पहले मैं बैंगलोर में था तो वी वर फॉर्चुनेट कि वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे, जैसे महावीर जैन हॉस्पिटल है वहाँ पर था। ये अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बड़े बड़े शहरों में शायद अवेलेबल है, बट
छोटी जगह में मुश्किल है। तो ये तो एक स्प्लिंट्स का हो गया। बाकी कस्टम मेड ऐसे आते हैं जिसमें अगर किसी को हैंड की डिफॉर्मिटी, अगर वो हाथ में कुछ पकड़ नहीं पाते तो ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास वो आपको स्पेसिफिकली डिजाइन करके बना के दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक फंक्शन है वो इम्प्रूव कर सकता है। थैंक यू सो मच। होपफुली मैंने जो भी आप चाहते थे कि जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा हो गया या जो आर्थराइटिस वगैरह के उसके बारे में मैं आपको बात करूं, मतलब बता सकूं। जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा और अडल्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं ना ट्रीटमेंट में, इट इज सेम। द ओनली थिंग इज जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा रेयर है उसके कंपैरिजन में, दैट्स ऑल। उसके अलावा उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कोई फर्क नहीं है, ना उसके ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। एंड किसी को कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा के बारे में, तो हाँ जी। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट्स ये क्वेश्चन लेकर आते हैं कि जैसे वो कई बार सुनते हैं अडल्ट से कि हमारी बीमारी रेमिशन में चली गई, तो इन जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा भी रेमिशन में जाता है कि वो और उग्र रूप लेता है आगे जाकर? देखिए, अगर आप ओवरऑल आउटकम देखें अडल्ट और जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा का, तो हम जो भी साइंटिफिक स्टडीज वगैरह हम देखते हैं, लिटरेचर है, एक्चुअली जुवेनाइल स्क्लेरोडर्मा का जो आउटकम है अडल्ट से अच्छा है। दैट मीन्स दैट चिल्ड्रन डू मच बेटर देन अडल्ट्स। मतलब बच्चों में अगर स्क्लेरोडर्मा होता है तो वो जो अडल्ट होते हैं उससे काफी अच्छा करते हैं, तो देयर आउटकम इज मच मच बेटर। रही बात देखिए रेमिशन वगैरह की, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई जो बीमारी का जो डायग्नोसिस कितनी जल्दी हुआ। जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस होता है उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू होता है, और उस पर्सन का जो रेमिशन में या कंट्रोल में जाने का चांस उतना बढ़ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, बट ओवरऑल अगर हम देखें बच्चों में द आउटकम इज मच बेटर देन अडल्ट्स। तो हम उनको ये डेफिनेटली बता सकते हैं, अगर आपको पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई डेफिनेटली अगर सही इलाज चल रहा है, ठीक से इलाज करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको जो है उनका आउटकम अच्छा है। At what age are they eligible for a stem cell transplant? I think I'm not sure about the age part. I'll have to check that, but I think mainly जो एक चीज होता है, जो अभी तक जो स्क्लेरोडर्मा का जो स्टेम सेल किया है मेनली लंग्स के लिए किया है। अगर लंग्स कोई एज वैसे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बिकॉज जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है ये तो हमने हेमेटोलॉजी से यूज कर रहे हैं। हेमेटोलॉजी में जो भी काफी बच्चों में मेलिग्नेंसीज वगैरह होती हैं, वो छोटे बच्चों में भी होती है, तो उनको भी वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आई डोंट थिंक एज इज शुड बी एन इशू लाइक दैट। बट मेन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में जो लंग्स के लिए करते हैं ये है कि भी लंग्स तो ठीक, मतलब दे आर अफेक्टेड और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बट दे शुड नॉट हैव एसोसिएटेड हार्ट प्रॉब्लम। मतलब उनको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए। इफ ओनली द लंग्स आर अफेक्टेड देन यू कैन डू अ ट्रांसप्लांट एंड देन सी। Okay. आपने डॉक्टर बात की गठिया के बारे में, जहां आपने बोला कि मूवमेंट्स बहुत जरूरी है या रेनॉल्ड्स में मूवमेंट्स बहुत जरूरी हैं। हम अक्सर ये पेशेंट्स के साथ देखते हैं कि जहां उन्हें अल्सर हुआ या उन्हें थोड़ी भी जोड़ों में तकलीफ शुरू हुई, सबसे पहले वो मूवमेंट बंद कर देते हैं। हाँ जी। तो और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी दवाइयां हमें असर नहीं कर रही हैं। तो उस वक्त उन्हें किस तरह की एक्सरसाइजेज, जैसे आपने तो थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बताया, पर और किस तरह की एक्सरसाइज उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? चलना या कोई जिम ज्वाइन करना या फिजियोथेरेपी, क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता देखिए एक्सरसाइजेस जो होते हैं, काफी प्रकार के एक्सरसाइजेस होते हैं। एक तो हम बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं, जो है? एक नॉर्मल वॉकिंग वगैरह हो सकता है, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं। और सबको कुछ कुछ कोई प्रकार का कार्डियो एक्सरसाइज तो करना ही है, ठीक है। तो वो सैर करना हो सकता है, वो जॉगिंग हो सकता है, वो साइकिलिंग हो सकता है। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट प्रॉब्लम इंडिया में यही है क्योंकि रेनॉल्ड्स फिनोमिना ठंड में ही होता है और पूल का पानी और ठंडा होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब इंडिया में ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट सबको कोई ना कोई
एरोबिक एक्सरसाइज करना है, और क्या करना है वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। वो वॉक भी कर सकते हैं, रन भाग भी सकते हैं, और साइकिलिंग भी कर सकते हैं, एनीथिंग। बट ये है कि ये सब आउटडोर एक्टिविटीज हैं मोस्ट ऑफ देम, मतलब अनलेस साइकिलिंग हम स्टेशनरी बाइसिकल पे कर रहे हैं घर के अंदर, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दीज आर आउटडोर एक्टिविटीज। तो हमें ध्यान ये रखना है कि भाई उस टाइम पे अपने आप को ठंड से बचना है, क्योंकि रेनॉल्ड्स ठंड से ही ज्यादा होता है, अल्सर भी उसी से ज्यादा होता है। वो चीज हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगेन डिपेंड करता है, किसी को अगर पैर पे अल्सर है और फिर वो चलने में दिक्कत कर सकता है, तो वो अगर वो अल्सर है प्रेशर एरिया पे और चल रहे हैं तो और बढ़ सकता है। तो इट इज ऑल सिचुएशनल, तो हमें देख के करना है। दूसरा हो जाता है, देखिए बाकी जो एक्सरसाइज होती हैं, वेट एक्सरसाइज वगैरह हो गया, जिम वगैरह ज्वाइन करना है, अगेन इट इज पर्सनल। अगर वो पर्सन उसको आराम से कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट शुड बी ऑलवेज अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद जाके वहां पर कुछ वेट उठा रहे उल्टी सीधा ऐसा नहीं, कोई जिम का ट्रेनर होना चाहिए जो नॉलेजेबल है, उनके गाइडेंस में वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, एक तो मतलब ये हो गया, बाकी जैसे मैंने पहले बताया था रेंज ऑफ मूवमेंट, वो भी एक जरूरी चीज है। तो ओवरऑल कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करना नहीं है, नहीं कर, मतलब करना जरूरी है सबको। क्या करना है, कितना करना है, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन ध्यान रखें कि जो भी अगर आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली ठंड के समय में, तो अपने आप को कोशिश जरूर करें कि ठंड से जितना मतलब बचा के रखना है। जी जी। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी मैडम। नमस्ते सर। सर मुझे रेनॉल्ड्स का जब भी इशू हुआ है, मुझे हमेशा मई जून के अंदर ही हुआ है सर। उस टाइम तो मैं यूपी में रहती हूँ, वहाँ बहुत गर्मी होती है। हाँ जी। बट फिर भी मुझे हर बार जितनी, मुझे 3 साल से कंटिन्यू रेनॉल्ड्स हो रहा है। हाँ जी। और गैंग्रीन भी हो जाता है, बट होता वो मई जून के मौसम में ही है। हाँ जी। सर्दियां बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, ग्लव्स वगैरह सब पहनती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस वो हाँ जी। रेडनेस ब्लूनेस हल्की आती है, फिर वापस ठीक हो जाती है। बट मई जून का जब भी मौसम रहता है, ये वेदर चेंज होता है, मेरे हमेशा इशू हो जाता है। ये किस रीजन से होता है सर? देखिए जो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में है, ये जो हमारे ब्लड वेजल्स होती हैं उसमें कोलेजन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, जो हम वैसोडाइलेटेशन कंस्ट्रिक्शन बताते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी वजह से ये रेनॉल्ड्स होता है। तो ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई बाकी टाइम नहीं हो सकता। आपको गर्मी में भी अगर आप काम करें ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में तो भी आपको हो सकता है। तो दैट मतलब कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आपको गर्मी में हो गया ऐसा। तो कई बार देखिए ठंड में क्या होता है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं कि ठंड से बचें, ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं। थोड़ा जब मौसम गर्मी का होता है तो उस समय शायद हम प्रिकॉशंस कम लेते हैं। तो दैट कुड बी वन रीजन, बट द मेन रीजन जो है उसको जो हम वैस्कुलोपैथी बताते हैं, वो एक परसिस्टेंट चीज है। वो आपको ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, बट नॉर्मल टाइम पे भी कर सकता है, ऐसी कोई उसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो मेनली आपको उस टाइम पे भी कोशिश करना है कि ठंडे पानी वगैरह में काम नहीं करें। एंड अगेन अगर आपको उस टाइम पे रेनॉल्ड्स हो रहा है तो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट मेडिसिन है आपके डॉक्टर से मिलकर जरूर आप लेना है उसके लिए, चाहे वो एम्लोडिपिन, निफेडेपिन, टैडलाफिल, जो भी आपको डॉक्टर साहब लिखते हैं, तो उसको आपको रेगुलरली लेना है। अगर आपको समय होता है तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप जैसे ही हल्का फुल्का शुरू है तभी आपकी अगर जो भी उसके लिए मेडिसिन हैं आप उसको शुरू कर लें, बंद ना करें। अगर आपको मेडिसिन के बावजूद भी हो रहा है तो आप मिलके जो भी नेक्स्ट लेवल की उसकी मेडिसिन हैं आप उसको अपने डॉक्टर से मिलके प्रेस्क्राइब करवा लीजिएगा। जी सर। हर बार सर ऐसे होता है, जब भी होता है मुझे बहुत जल्दी होता दिखा, इसकी ब्लू होना शुरू हुआ, ब्लू होते मतलब कुछ ही घंटों के अंदर वो ब्लैकिश होना, मतलब मुझे 24 घंटे के अंदर एडमिट होना पड़ता है। आप क्या मतलब क्या कोई अभी क्या दवाई ले रहे हैं आप? सर मैं फोर्टिस में दिखा रही हूँ वहाँ पे, और नहीं कोई मुझे बात नहीं, दवाइयाँ दवाई बहुत, मेरी एक्चुअली मेरा हार्ट का 40% लेवल चल रहा है अभी। तो अच्छा मैं अच्छा जी। अभी स्टेम सेल के लिए बात करके आई थी डॉक्टर से, उन्होंने कहा था कि ये स्टेम सेल थेरेपी आप करवा लो। ठीक है। बट वो मेरे जो हार्ट के डॉक्टर है उन्होंने मना कर दिया, बोले आप 40% के हो तो इसलिए आप क्या बहुत रिस्की है, तो हम नहीं करने दे करेक्ट सकते हैं। करेक्ट, हार्ट का जब प्रॉब्लम हो जाए तो स्टेम सेल बहुत रिस्की होता है। तो जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मतलब हार्ट और लंग्स जो हैं वो मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि उनकी फंक्शन बहुत खराब हो गया तो स्टेम सेल वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इसलिए उसको जी एडवाइस सर। नहीं करते हैं। ये मेरा ये था कि अगर आपका जो भी रेनॉल्ड्स का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखना है, ये टाइम पे बंद नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे उतना आपको
जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं उसमें भाई पानी वगैरह में मे बी आप काम करना बंद कर दें या मिनिमाइज कर दें, ग्लव्स वगैरह जो आप ठंड में जो प्रिकॉशंस लेते हैं आप मई जून में भी सेम प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिएगा। एंड मेडिसिन का जो भी है उसका वैसे ही चलते रहना है। अगर आपको हर समय होता है तो मे बी आप अपने डॉक्टर से बात करके जो भी अगर उन्होंने मतलब जो भी उस टाइम पे मेडिसिन वो ऐड करते हैं तो वो पहले ही अपने पास रख के उस हिसाब से शुरू कर लें आप उसको। कई बार मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि भैया देखो ये आप मेडिसिन आपको लेनी है, और अगर आपका मतलब देखिए कई बार ये होता है इमीडिएटली आप कांटेक्ट नहीं कर पाते, हम अवेलेबल नहीं हो, तो मैं कई बार बता देता हूँ ये जैसे टडालाफिल अभी मैंने आपको 10 मिलीग्राम दिन में एक बार शुरू कर दी, फिर 20 दे दिया, आप इसको 40 तक ले सकते हैं। अगर आपको 20 पर भी हो रहा है तो आप 40 लेके मतलब टिल द टाइम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप 40 ले लीजिएगा, फिर जितनी जल्दी हो सके आके दिखा लीजिएगा, बट मेडिसिन का डोज ऐसे बढ़ा लीजिएगा। तो उस तरीके से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी को एम्लोडिपिन चल रहा है 5 मिलीग्राम तो बोलता है इसको आप 10 तक ले सकते हैं, सो दैट वे। बट जो भी आप ठंड में प्रिकॉशन लेते हैं कोशिश कीजिए कि आप अभी भी उसको ले लें। जी सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई कुछ पूछना चाहता है? Thank you so much, sir, for spending this Sunday evening with us. It was a very informative session, and I hope our patients benefit from this. Thank you again, sir. Thank you so much. Thank you so much, for this opportunity. And I apologize for the computer problems which No, happened, sir, causing it delay happens in with that. everyone, sir. And yeah, and I'm always available. If you have any, we can, if suppose some of these sessions whenever you want to have, I have no issues. Thank you so much, sir. Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Have a pleasant evening ahead. Yeah. Thank you.